हेलो एवरीवन, माय नेम इज सरपे एंड वेलकम बैक टू द केस स्टडी विद मी। मेरी आवाज़ और आंखें देख के तो मुझे पता चल ही गया होगा कि इट्स अगेन वन ऑफ दोज वीडियोस। मैं सोया नहीं हूँ, मेरी तबीयत खराब है एंड दिस केस इज रियली लॉन्ग, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट विद टुडेस केस। बाहर से देखने पर सारी की सारी फैमिलीज नॉर्मल ही दिखती हैं, लेकिन बंद कमरों के पीछे जब फैमिली मेम्बर्स को पता होता है चीज़ कि उन्हें कोई नहीं देख रहा, उन्हें कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, तब उनका असली सच बाहर आता है। और जो असली चेहरा उनका होता है, जो असली सच होता है, ये हार्डली कभी बाहर सोसाइटी को दिखने को मिलता है। और जब ऐसी नॉर्मल फैमिली में कोई क्राइम हो जाए और जब वो सच बाहर आ जाए, तब किसी को भी बिलीव नहीं होता कि व्हाट वाज हैपनिंग इनसाइड देयर हाउस। आज का केस भी एक ऐसी ही नॉर्मल फैमिली के बारे में है जो कि बाहर से देखने पर तो एकदम ही साफ थे, लेकिन अगेन बंद कमरों में उनकी रियलिटी कुछ और थी। सो लेट्स लर्न अ लिटिल मोर अबाउट टुडेस केस रिवॉल्विंग अराउंड Lizzie Borden. Andrew Jackson Borden and Sarah Anthony Borden फॉल रिवर मैसाचुसेट्स में रहते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों ने 25 दिसंबर 1846 में शादी कर ली, जिस वक्त एंड्रयू 23 और सैरा 21 साल के थे। ये 1800s की बात है और जिस टाइम पीरियड में हम लोग अभी हैं वो विक्टोरियन एरा था, तो उस टाइम पर लोग बहुत ज़्यादा जल्दी शादी कर लेते थे। तो इन लोग का 23 या फिर 21 साल में शादी कर लेना कोई अजीब सी बात नहीं थी। पहले शादी के 4 साल बाद 1 मार्च 1851 के दिन बोर्डन्स के घर में एक बच्ची ने जन्म लिया, जिसका नाम एमा लेनोरा बोर्डन रखा गया था। एमा उनकी पहली बेटी थी, तो सैरा ने उसे बड़े प्यार से और दुलार से रखा था। एमा बचपन से ही शांत थी और अपनी मम्मी से बहुत क्लोज थी। एमा के जन्म के 2 साल बाद बोर्डन्स को एक और बेटी हुई, जिसका नाम उन्होंने एलिस रखा था। एमा बहुत खुश हुई एलिस के पैदा होने पर। एमा एलिस के पैदा होने पर बहुत ही ज़्यादा खुश हुई थी। वो उसका बहुत ध्यान रखती और सैरा भी एमा को एलिस का ध्यान रखना सिखाती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एलिस के 2 साल होने से पहले ही उसकी डेथ हो गई थी, ब्रेन में पानी भरने की वजह से। बोर्डन्स एलिस की डेथ के बाद बहुत ज़्यादा दुखी थे और वो धीरे धीरे इस सदमे से कोप कर रहे थे। लेकिन एलिस के डेथ के कुछ समय बाद ही बोर्डन्स को तीसरी बेटी पैदा हुई थी और इस बेटी के पैदा होने पर एलिस और एमा दोनों ही बहुत ज्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि एलिस के जाने का गम इस बच्ची के पैदा होने की वजह से थोड़ा सा कम हो गया था इनके लिए। तो ये दोनों तो खुश थे, लेकिन एंड्रयू जो बाप था वो इस बच्ची के पैदा होने पर खुश नहीं था, क्योंकि शायद से उसे एक लड़की नहीं अब एक लड़का चाहिए था जो उसका बिजनेस आगे बढ़ा सके, जिससे वो थोड़ा ज़्यादा रिलेट कर पाए, जो उसका वंश आगे बढ़ाए। और उस बच्ची का नाम उन्होंने रखा लिजी एंड्रयू बोर्डन। लिजी के पैदा होने के बाद से ही सैरा यानी कि लिजी और एमा की मॉम उनकी तबीयत खराब होने लगी थी। उस टाइम पे मेडिकल फील्ड इतना ज़्यादा भी डेवलप नहीं हुआ था, तो छोटी छोटी बीमारी की भी उस समय पर मेडिसिन नहीं होती थी। तो शायद से इसी वजह से सैरा को ये पता था कि वो ज़्यादा दिन तक अब बच नहीं पाएगी। शायद से वो अब अपनी बेटियों को बड़े होते हुए नहीं देख पाएगी। इसी वजह से शायद से सैरा ने एमा को लिजी की हर एक छोटी छोटी चीज का ध्यान रखना सिखा दिया था। उन्होंने उसे जिम्मेदार बनाया ताकि वो बस खुद का ही नहीं बल्कि अपनी छोटी बहन लिजी का भी ध्यान रख सके। और तो और वो चाहती थी कि उनके मरने के बाद एमा अपने डैड का भी, एंड्रू का भी ध्यान रख सके। और ऐसा कुछ नहीं था कि एमा वाज़न्ट इनटू इट, एमा भी सब कुछ ढंग से सीख रही थी। पर अफसोस ये था कि लिजी के 3 साल के होने से पहले ही सैरा उसकी मॉम की डेथ हो गई। मरते हुए सैरा ने एमा से एक वादा लिया कि कुछ भी हो जाए वो हमेशा लिजी का ख्याल रखेगी। ऑब्वियसली बात है कि अगर घर में माँ की डेथ हो जाएगी तो पूरा का पूरा घर बिखर जाता है, स्पेशली जब घर में 2 बच्चे हों जिन्हें खुद समझना है कि हमारे साथ ये क्या हुआ, हमारी मॉम के साथ ये अभी क्या हुआ और हमें अब आगे क्या करना चाहिए। एमा अपनी मॉम के मरने के वक्त 12 साल की थी, सो शी वाज़न्ट मेंटली दैट मैच्योर। पर क्योंकि उसकी मॉम ने उसे ट्रेन करा हुआ था, एक तरीके से उसे रिस्पॉन्सिबल बनाया था उसकी माँ ने, तो एटलीस्ट वो अपनी छोटी बहन लिजी का तो ध्यान रख लेती थी। एंड्रू भी सैरा के जाने का लॉस कोप कर रहा था, अपने काम में बिजी रहकर। एंड्रू वैसे तो एक अच्छी खासी वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन उसे अपना खुद का नाम बनाने में बहुत वक्त लग रहा था। उसने बहुत सारे बिजनेसेस स्टार्ट करने का ट्राई किया और फैमिली कैस्केट्स के मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से उसे सक्सेस मिली और धीरे धीरे वो रिच होता गया। अब उसके एक नहीं बल्कि ढेर सारे बिजनेसेस थे
मैन्युफैक्चरिंग का, प्रॉपर्टी डीलिंग का, अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे देने का और बैंक में ट्रेजरर का। ऑल एंड ऑल एंड्रयू अब अपने टाउन में रिच कम्युनिटी का पार्ट बन गया था, पर इतना सारा पैसा होने के बावजूद भी ही वॉज अनहैप्पी। ही ऑलवेज मिस्ड हिज वाइफ, और वो तो जैसे तैसे सर्वाइव कर भी लेता। ही वॉज एन ओल्ड मैन, पर उससे लगा कि मेरी बच्चियों का क्या, ये तुम तो अभी छोटी हैं, ये बिना माँ के कैसे रहेंगी। तो अपने बच्चों के बारे में सोचते हुए, उनके फ्यूचर के बारे में सोचते हुए और अपने बारे में सोचते हुए भी एंड्रयू ने सारा के मरने के 3 साल बाद एक नई शादी करी, और जिस औरत से उसने शादी की उसका नाम था एबिगेल डर्फी कैरी उर्फ एबी। उस जमाने में सोशल स्टेटस के चलते बहुत भेदभाव होता था, जो कि आज भी होता है, लेकिन उस समय कुछ ज़्यादा ही कॉमन था ये। एंड एबी का सोशल स्टेटस एंड्रू से बहुत नीचा था, और शादी के वक्त एबी की उम्र 38 थी, जो कि उस समय के हिसाब से बहुत लेट थी। एबी ऑब्वियसली खुश थी कि उसे इतनी ज़्यादा उम्र में शादी करने का मौका मिला था, और वो भी एक खाते पीते घर में। शादी के बाद एबी बहुत ही ज़्यादा मेहनत करती थी, बहुत ही ज़्यादा कोशिश करती थी कि वो एमा और लिजी को माँ की कमी महसूस ना होने दे, और वो कुछ हद तक लिजी को लेकर कामयाब भी हो गई थी इस बारे में। लिजी वॉज क्लोज टू हर बट नॉट एमा। एमा को एबी, उसकी नई मॉम, उसकी स्टेप मदर शुरुआत से ही नहीं पसंद थी। एमा अपने पिता की शादी के बाद से ही एबी को मिस बोर्डन बुलाती थी, और वो ये चीज़ कई बारी लिजी से, अपनी छोटी बहन से कहती थी कि ये औरत हमारी असली माँ नहीं है। लेकिन लिजी उस टाइम पर सिर्फ 6-7 साल की थी, तो उसे समझ नहीं आता था कि मेरी बड़ी बहन क्या बोल रही है। उसे तो बस प्यार मिलता था एबी से और केयर मिलती थी एबी से, तो उसे लगता था कि अब यही मेरी असली माँ है। और क्योंकि जब लिजी की मॉम मरी थी, सारा जब मरी थी, तो लिजी बहुत ही ज़्यादा छोटी थी, उसे तो उसके पल भी याद नहीं होंगे कि मेरी मॉम दिखती कैसी थी। इसीलिए शायद से जब एबी घर में आई और उसने उसे इतना सारा प्यार दिया, तो इसी वजह से शायद से लिजी ने एबी को अपनी असली माँ मान लिया था। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू गाइस टू नो कि लिजी एबी को अपनी मॉम कंसिडर करती थी, ना कि एमा। लेकिन एमा के बार बार ये बोलने पर, बार बार लिजी को ये मनाने पर कि ये हमारी असली माँ नहीं है, कहीं ना कहीं ये चीज़ लिजी को भी अफेक्ट करने लगी, और धीरे धीरे वो अपने आप को एबी से दूर करने लगी। लिजी वैसे तो स्कूल में किसी से बात नहीं करती थी, शी वॉज एन इंट्रोवर्टेड, बस वो किसी से बात करना पसंद नहीं करती थी, पर वो स्कूल में इतना ज़रूर कहती थी कि मिस बोर्डन, अगेन एबी, वॉज नॉट अ गुड पर्सन। उसकी खुद की स्टेप मदर एक अच्छी इंसान नहीं है, ये बच्ची बोलती थी स्कूल में, और लिजी एबी की बुराई करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। लेकिन फिर भी वो एमा की तरह घर में एबी को मिस बोर्डन नहीं बल्कि माँ ही बुलाया करती थी। बाहर से देखने पर सब कुछ ठीक ही चल रहा था, घर में माँ की कमी पूरी हो गई थी, बच्चियों की देखभाल भी हो रही थी, घर भी अच्छे से चल रहा था, और एंड्रयू भी खुश था। देखते ही देखते समय बीता और एमा और लिजी भी बड़े हो गए थे। एमा और लिजी अब अपने डैड की प्रॉपर्टी बिजनेस में हेल्प करते थे। एंड्रयू वैसे तो अमीर था, लेकिन उसके रहने का तरीका बिल्कुल अमीरों वाला नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, वो अपने घर में न बिजली न पानी की फैसिलिटीज़ रखता था, और उनका जो घर था वो भी टाउन के मिडिल क्लास और वर्किंग पॉपुलेशन के घरों के बीच में था, एज अपोज टू लिजी के कजन्स जिनका घर टाउन के अमीरों वाले इलाके में था, जिसका नाम द हिल था। लिजी के कजन्स और एक्सटेंडेड फैमिलीज जो द हिल पे रहते थे, वो पार्टीज करते, एक्सपेंसिव कपड़े पहनते, घूमने जाते, उनके घर आलीशान थे, उनके घर में नौकर चाकर थे। लेकिन यहाँ लिजी को वो सब चीज़ें नहीं मिल रही थी। इंस्टेड उसके घर पर ना ही बिजली थी और ना ही पानी, और नौकर के नाम पे सिर्फ एक मेड जिनका नाम था ब्रिजेट सुलेवान उर्फ मैगी। और तो और लिजी को घर का काम भी करना पड़ता था, जो उसके कजन्स को नहीं करना पड़ता था। और ऐसा कुछ नहीं था कि एंड्रयू ये सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकता था। वो पानी अफोर्ड नहीं कर सकता था, वो लाइट अफोर्ड नहीं कर सकता था, वो एक मेड अफोर्ड नहीं कर सकता था। एंड्रयू ये सब कुछ अफोर्ड कर सकता था, बट ही वॉज अ चीप स्टेक। और लिजी को हमेशा ऐसा लगता था कि मेरे पापा की वजह से, मेरी नई मॉम की वजह से हम वो लाइफ नहीं जी पा रहे हैं जो हमें जीनी चाहिए थी। सो फॉर हर लिविंग द लाइफ वॉज कि मैं पार्टीज करूँ, एकदम अपने कजन जैसे रहूँ, घूमने जाऊँ, बाहर घूमूँ, मेरे पे बहुत सारे नौकर चाकर हो, ना कि जैसे वो अब रह रहे थे। नाउ टॉकिंग अबाउट एमा, एमा लिजी के कंपैरिजन में थोड़ी इंट्रोवर्टेड थी। जैसे कि मैंने तुम्हें कहा कि लिजी स्कूल में बात नहीं करती थी, बट शी वाज़न्ट इंट्रोवर्टेड। वो ज्यादातर घर में ही रहती थी, ना ही उसे किसी से कोई मतलब होता था, ना ही उससे किसी से कुछ काम होता था। वो बस अपने आप में खुश थी और उसे शादी में भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन लिजी को उसकी छोटी बहन को शादी करनी थी। वो लड़के पसंद करती, लेकिन एंड्रयू उन्हें ये कहकर रिजेक्ट कर देता कि ये लड़का सिर्फ हमारे पैसों के पीछे है। ऐसा करते करते एंड्रयू सारे लड़कों को रिजेक्ट करता था,
और ना ही लिजी और ना ही एमा के लिए वो कोई रिश्ता लाता, जिसकी वजह से लिजी को विदाउट एनी चॉइस कुंवारी ही रहना पड़ता था। और इसीलिए हम ये चीज़ कह सकते हैं कि एंड्रू एक कंजूस आदमी था। वो ना तो खुद और ना ही अपनी बेटियों को लग्जूरियस लाइफ जीने देता था, और लिजी को ये बात हमेशा खटकती थी। लेकिन एक दिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से लिजी और एबी के बीच में बहुत बड़ी दरार आ गई थी। दरअसल जैसा कि मैंने कहा कि एंड्रू बहुत ही बड़ा चीप स्टेक था, वो बहुत बड़ा कंजूस था, तो वो अपनी बेटियों को कुछ नहीं खरीदने देता था, पर वो एबी की फैमिली की मदद करता था पैसे से। और इसी हेल्प के चलते एंड्रू ने एबी की बहन को एक घर गिफ्ट दिया था, वो भी एबी के कहने पर। लिजी को जैसे ही ये पता चला उसे गुस्सा आ गया और उसने एबी से जाके कन्फ्रंट किया, ये कहकर कि अगर पिताजी तुम्हारे लिए इतना सब कुछ कर सकते हैं तो अपनी बेटियों के लिए कुछ क्यों नहीं करते। जिसकी वजह से लिजी और एबी के बीच में आर्गुमेंट बढ़ गई और अब लिजी ने एबी को माँ बुलाना बंद कर दिया था। एंड फ्रॉम देन ऑन दोनों ही बहनों ने एबी को अब सिर्फ मिस बोर्डन बुलाना शुरू कर दिया था। एंड्रू ने लिजी और एमा को एक घर गिफ्ट किया ताकि उनका गुस्सा थोड़ा शांत हो सके, लेकिन लिजी के दिमाग में अब एबी के खिलाफ नफरत पैदा हो गई थी और उसके हिसाब से एबी ने एंड्रू से सिर्फ पैसों के लिए शादी की थी। ये भी ओपिनियन फॉर्म हो गया था। पहले से ही इनकी फैमिली में दरार थी, लेकिन अब ये दरार इतनी बढ़ चुकी थी कि लिजी और एमा दोनों ही अपने पेरेंट्स को, सो एंड्रू और एबी को जितना हो सके उतना अवॉइड करते थे। वो लोग साथ में उनके खाना भी नहीं खाते थे, ब्रेकफास्ट लंच डिनर कुछ भी नहीं करते थे। जितना कम उनसे बात कर सके उतना कम उनसे बात करते थे। और जुलाई 1892 में लिजी, एमा, एबी और एंड्रू के बीच में एक आर्ग्यूमेंट हुई, जिसकी वजह से लिजी और एमा ने वेकेशन पे जाने का डिसाइड किया टू फ्रेशन अप देयर माइंड। वो दोनों न्यू बेडफोर्ड चले गए और जुलाई एंड में वापस आ गए। लेकिन लिजी इतनी गुस्सा थी कि वो घर ही नहीं आई। वो एक होटल में रुकी और वहां 4 दिन तक रही। अगस्त 1892 के पहले हफ्ते में बोर्डन फैमिली इंक्लूडिंग उनकी मेड मैगी सब बीमार पड़ गए। एबी को लगा कि शायद किसी ने उनके खाने में जहर मिलाया हो, क्योंकि एंड्रू एक नामचीन इंसान था और उसके कई सारे दुश्मन थे। 2 अगस्त की रात को एबी बोर्डन की फैमिली डॉक्टर बोवन के पास गई और डॉक्टर बोवन ने कहा कि ये फूड पॉइजनिंग से हुआ है। पूरे परिवार ने कई दिनों तक पड़ा हुआ चिकन खाया था, जिसकी वजह से उन्हें ये फूड पॉइजनिंग हुआ था। 3 अगस्त की रात को लिजी के मैटरनल अंकल जॉन मॉरिस घर आए थे। वैसे तो वो पहले उनसे मिलने कभी नहीं आए थे, लेकिन अब प्रॉपर्टी में अपनी बहन सैरा के हिस्से के बारे में वो एंड्रू से कुछ बातचीत करने आए थे। उस रात लिजी अपनी दोस्त एलिस रसल के घर गई थी। बात करते करते लिजी ने एलिस से कहा कि वो अपने डैड को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थी। लिजी को ये डर था कि उनके डैड को कहीं कोई मार ना दे या फिर उनके डैड को कहीं कुछ हो ना जाए। और थोड़ा टाइम और एलिस के घर में स्पेंड करने के बाद लिजी अपने घर वापस चले गई। 4 अगस्त की सुबह को एंड्रू, एबी और अंकल जॉन ने साथ में ब्रेकफास्ट किया, पर उस समय भी लिजी और एमा उनके साथ खाना खाने नहीं आए। ब्रेकफास्ट करने के बाद अंकल जॉन और एंड्रू ने कुछ बातें की, जिसके चलते उनके बीच थोड़ी तू मैमै होने लगी। 8:45 AM को जॉन अपने कुछ रिश्तेदारों से मिलने के लिए घर से निकल गया। 8:55 AM को लिजी अपने कमरे से नीचे आई। एबी ने लिजी से पूछा कि वो नाश्ते में क्या लेगी, जिसके रिप्लाई में लिजी ने कहा कुछ नहीं, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसके बाद एबी ने मैगी को घर की सारी खिड़कियां धोने का काम दिया था और खुद गेस्ट बेडरूम को साफ करने के लिए वो चले गई, क्योंकि एक रात पहले जॉन वहां सोया था। सब अपना अपना काम कर रहे थे। एंड्रू करीब 9:15 AM को घर से बाहर गया अपने रूटीन वॉक के लिए। वो हर सुबह वॉक पर जाता और आते वक्त पोस्ट ऑफिस होके आता था टू चेक कि उसे कोई चिट्ठी तो नहीं आई है। तो घर में मैगी घर की खिड़कियां साफ करने में बिजी थी। पहले उसने घर के बाहर की तरफ से खिड़कियां साफ की और फिर वो घर के अंदर की तरफ से खिड़कियां साफ करने लगी। 10:45 AM को उसे किसी के तो घर का दरवाजा खोलने की कोशिश करने की आवाज आई। जब वो दरवाजे के पास गई तब उसने देखा कि एंड्रू दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दरवाजा जैम था। मैगी ने दरवाजा खोला और तभी उसे ऊपर सीढ़ियों से लिजी के हंसने की आवाज सुनाई दी। एंड्रू ने घर में एंटर करा और वो किचन में चला गया। लिजी भी तब तक किचन में आ चुकी थी और वो दोनों बातें करने लगे। लिजी ने एंड्रू को बताया कि मिस बोर्डन को एक चिट्ठी मिली थी जिसपे लिखा था कि उनकी कोई दोस्त बीमार है तो वो अपने दोस्तों से मिलने गई है। और इतना कहकर लिजी अब डाइनिंग रूम में आ गई थी, जहाँ पे उससे पहले मैगी विंडो साफ कर रही थी। लिजी कपड़े आयरन कर रही थी और उसने मैगी से पूछा कि वो कहीं बाहर जाने वाली है कि नहीं।
जिसके जवाब में मैगी ने ना कहा। फिर लिजी ने मैगी को बताया कि मिस बोर्डन, उसकी माँ, अपने दोस्तों से मिलने बाहर गई है। लिजी ने एक और बार मैगी से ये चीज कहा कि बाजार में सेल लगी है, अगर तुम बाहर जाना चाहती हो तो। लेकिन उस दिन मैगी की, उनके वहां जो काम करती थी मेड, उसकी तबीयत खराब थी और उसने उस दिन सुबह ही उल्टी करी थी, इसीलिए उसने लिजी से बाहर जाने के लिए मना कर दिया। फिर भी लिजी ने उससे कहा कि अगर तुम्हारा मन बदले या फिर तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए और तुम बाजार से कुछ सामान लेना चाहो तो दरवाजा बंद करके जाना, सारे घर के दरवाजे बंद करके जाना, क्योंकि उस दिन लिजी को भी घर से बाहर जाना था। एट 10:50 AM मैगी का सारा काम खत्म हुआ और आराम करने के लिए वो अपने बेडरूम में चली गई, जो घर के सबसे टॉप फ्लोर पे था। आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें घर का लेआउट थोड़ा सा समझा देता हूँ ताकि तुम्हें सब कुछ क्लियर हो जाए। घर में 3 फ्लोर और एक बेसमेंट था। घर के फर्स्ट फ्लोर में डाइनिंग रूम, सिटिंग रूम एंड किचन था। सेकेंड फ्लोर पे लिजी, एमा, एंड्रू, एबी का रूम था और एक गेस्ट बेडरूम भी। एंड टॉप या थर्ड फ्लोर पे मैगी का बेडरूम था। मैगी अपने कमरे में जाके आराम कर रही थी, वो अपने बेडरूम में सो ही रही थी कि तभी उसे अचानक से टाउन हॉल के बेल की आवाज सुनाई दी। और ये बेल बिना किसी चूक के रोज 11 बजे बजती थी। पर इसी के 10-15 मिनट बाद मैगी ने नीचे से लिजी के चिल्लाने की आवाज सुनी। तो जब मैगी नीचे लिजी के पास भाग रही थी तो लिजी ने चिल्ला के बोला कि जल्दी से कोई नीचे आओ, मेरे पापा को किसी ने मार दिया है। अब मैगी पहले से ही तेजी से चल रही थी नीचे, लेकिन ये चीज सुन के वो भागने लगी और जैसे ही वो किचन के पास में आई, लिजी ने उसे रोक दिया। उसने मैगी को रोक कर कहा, अंदर मत आओ, जल्दी जाके डॉक्टर बोवन को लेके आओ। मैगी डॉक्टर बोवन के घर गई, लेकिन वो घर पर नहीं थे। उसने मिस बोवन को सब बताया और कहा कि डॉक्टर बोवन को जल्दी से हमारे घर भेज देना। ये कहकर वो खाली हाथ वापस आ गई। आने के बाद मैगी ने लिजी से पूछा कि जब ये सब हो रहा था तो तुम कहाँ थी? जिसके जवाब में लिजी ने कहा कि वो घर के पीछे बाण में थी, जब उसे अचानक घर से किसी के ग्रोन करने की आवाज आई। जैसे ही वो घर के पीछे के दरवाजे से अंदर आई, उसने देखा कि एंड्रू सिटिंग रूम के सोफा पर था और उसके शरीर पर खून ही खून था और गेट का फ्रंट डोर भी खुला हुआ था। इसके बाद लिजी ने मैगी से कहा कि आप जल्दी से जाओ, मेरी दोस्त एलिस को बुला के लेके आओ। तो मैगी दोबारा से घर छोड़ के भाग के गई एलिस को लेने के लिए। और जब वो घर वापस आई तो डॉक्टर बोवन और मिस चर्चिल वहां आ चुके थे, जो कि लिजी के घर के पास ही रहती थी। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हो चुके थे। तो एक बात जो सभी लोगों ने नोटिस करी वो ये थी कि लिजी के कपड़ों पे एक भी खून की बूंद नहीं लगी थी। और मैगी के एलिस को बुलाने के बाद जैसे वो घर पहुंची, उसके थोड़ा देर बाद डॉक्टर बोवन ने ये घोषित कर दिया था कि अब एंड्रू मर चुके हैं। तो डॉक्टर बोवन ने मैगी और मिस चर्चिल से, जो उनकी नेबरहुड में रहती थी, उनसे कहा कि कोई बेडशीट लेके आओ ताकि हम इनकी बॉडी को कवर कर सकें। तो बेडशीट लेने के लिए ये दोनों ऊपर गए, फर्स्ट फ्लोर पे गए, जो कि मिस बोर्डन के कमरे के पास ही था। नाउ इसके बाद एक और थोड़ी सी फिशी चीज हुई। जैसे ही ये सब कुछ हो रहा था तो इसके बाद लिजी ने उनसे कहा कि मैंने मिस बोर्डन को घर में वापस अंदर आते हुए सुन लिया था, क्या आप में से कोई उनके कमरे में जाकर ये देख के आएगा कि क्या वो वापस आ गई हैं अपने कमरे में या नहीं। सो लिजी ने ये चीज़ बेसिकली मैगी को कहा था कि आप देख के आओ ऊपर कि मिस बोर्डन वहाँ है कि नहीं। लेकिन एंड्रू की ये हालत देख के, उन्हें खून में लथपथ देखकर मैगी बहुत ही ज़्यादा घबरा गई थी और अब वो अकेले ऊपर नहीं जाना चाह रही थी। और अगर मैं भी मैगी की जगह पे होता तो शायद से मैं भी ऐसे ही रिएक्ट करता, क्योंकि एंड्रू का मर्डर नॉर्मल तरीके से नहीं हुआ था। एंड्रू की बॉडी सोफे पे थी और उसके सर पे किसी ने कुल्हाड़ी से इतने बार वार किया था कि उसकी शक्ल पूरी तरह से डिफॉर्म हो चुकी थी। एंड्रू के सर पे 11 बार वार किया गया था और उसकी लेफ्ट आई पर भी एक बार वार किया गया था, जिसकी वजह से उसकी लेफ्ट आई एकदम 20 से ही 2 हिस्सों में कट चुकी थी। और ये 1800s की बात है, जिस समय क्राइम के रेट्स बहुत कम थे और जो भी इक्का दुक्का क्राइम्स होते थे वो छोटे मोटे से ही थे, जैसे कि चोरी चकारी। खैर, तो जब मैगी ने अकेले जाने से ऊपर मना कर दिया तो मिस चर्चिल ने कहा कि चलो हम दोनों साथ में देख के आते हैं ऊपर। लेकिन जैसे ही दोनों सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जा रही थी, मैगी ने मिस बोर्डन के बेड के नीचे, क्योंकि जब वो सीढ़ियाँ चढ़ रही थी तो उनके कमरे से बेड दिख रहा था, तो उन्होंने उसके कमरे के बेड के नीचे कुछ देखा। मैगी ने मिस बोर्डन के रूम के बेड के नीचे एक स्पेस से देखा कि वहाँ पे मिस बोर्डन की लाश थी। दोनों तेजी से चिल्लाते हुए नीचे गई सबको बताने के लिए। तब तक एलिस रसल भी वहाँ आ चुकी थी और वो लिजी के पास खड़ी थी, जो कि सोफे पे लेटी हुई थी उस समय। तो एंड्रू की लाश सिटिंग रूम में मिली और एबी की लाश उन्हें उन्हीं के बेडरूम में मिली थी। पुलिस के आने के बाद यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़्यादा तेजी से शुरू हो गई थी। और अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि एंड्रू को इतनी बेरहमी से मारा गया था, तो अगर मैं तुम्हें मिस बोर्डन का डिस्क्रिप्शन दूंगा तो तुम्हारे होश ही उड़ जाएंगे। एबी के ऊपर भी कुल्हाड़ी से ही वार किया गया था, लेकिन उनके ऊपर 18 बार वार किया गया था
और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पहले वार के वक्त यानी जब किलर ने उस पर फर्स्ट टाइम वार किया कुल्हाड़ी से, तब एबी किलर को फेस करी थी। पहला वार एबी के कान के ऊपर किया गया था, जिसके फोर्स की वजह से एबी की बॉडी टर्न हुई और वो फेस डाउन करके नीचे फ्लोर पे गिर गई। पर किलर वहां नहीं रुका, उसने एक के बाद एक लगातार 18 बार उसके सर पे वार किया। बॉडी टेम्परेचर से ये कंक्लूड करा गया कि पहले एबी को मारा गया था और फिर एंड्रू को, और जो भी ये किलर था उसकी एंड्रू और एबी दोनों से ही नहीं बनती थी। कुछ ज्यादा ही नफरत करता था ये किलर इन दोनों से, क्योंकि इन दोनों के फेस पे वार करा गया था। और ये चीज पहले भी देखी गई थी कि जब भी किसी आदमी के फेस पे वार करा जाए तो ये चीज साफ हो जाती है कि वो आदमी, वो किलर उस व्यक्ति से जिस पे उसने वार करा है उससे बिल्कुल नफरत करता है। क्योंकि ये क्राइम अगेन 1800s का है और इतनी बेरहमी से हुआ था, तो आसपास के सारे रिपोर्टर, आसपास के सारे लोग सीधा आ गए बॉर्डन्स के घर में, और इतने सारे लोगों के वहां होने की वजह से सारे के सारे एविडेंसेस टेम्पर हो रहे थे उस टाइम पे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हुआ था आरिश तलवार केस में। और यहाँ पे भी सेम तलवार केस की तरह पुलिस ने अपना काम ढंग से नहीं करा। उन्होंने घर की छानबीन तो की, लेकिन बस ऊपर ऊपर से। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने लिज़ी का कमरा ढंग से चेक नहीं करा, ना ही उसका कबर्ड चेक करा उन्होंने ये देखने के लिए कि कहीं मर्डर वेपन यही तो नहीं है। पर बेसमेंट में जब पुलिस ने चेक किया तो उन्हें वहां 4 कुल्हाड़ी मिली, जिसमें से एक कुल्हाड़ी का हैंडल टूटा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि किसी ने उस कुल्हाड़ी पर मिट्टी डाली हो, ताकि ऐसा लगे कि उसे बहुत समय से इस्तेमाल नहीं किया गया है। और एक इंटरेस्टिंग चीज जो पुलिस को यहाँ बेसमेंट में मिली वो थी एक बकेट जो कि पूरी पानी से भरी हुई थी, और इस पानी के अंदर थे कपड़े जो कि पूरे के पूरे खून से सने हुए थे। सो इस बारे में पुलिस वालों ने लिज़ी से पूछा, तो लिज़ी ने इसके रिप्लाई में उनसे ये कहा कि ये मेरा पीरियड ब्लड के कपड़े हैं। सो बेसिकली ये उसके वो कपड़े थे जो कि वो सैनिटरी पैड जैसे यूज़ करती थी उस समय। अगर मैं ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, पर ये तुम्हें समझाने के लिए है कि उस समय टाइम कैसे चलता था। पहले पैड्स नहीं होते थे ऑफ कोर्स, तो लेडीज़ क्या करती थी कि वो कपड़े यूज़ करती थी जो कि बेसिकली रीयूजेबल होते थे। सो दे नीडेड टू वॉश देम अगेन एंड अगेन। तो जब तक लेडीज़ पीरियड्स पे होती थी वो सारे सैनिटरी नैपकिन्स बकेट में भिगोए रखती थी, और पीरियड्स खत्म होते ही सब एक साथ वॉश करती थी। आज भी दुनिया के कई सारे हिस्सों में पीरियड्स इतना बड़ा टैबू टॉपिक है, तो उस समय तो एकदम ही अलग लेवल का टैबू टॉपिक था ये। तो जैसे ही लिज़ी ने पुलिस वालों को ये कहा कि ये मेरे सैनिटरी पैड्स वाले कपड़े हैं, तो उन्होंने ना उसकी तरफ देखा ना उनसे और कुछ ज़्यादा पूछा। तो अब पुलिस वापस ऊपर आई और उन्होंने सबसे पहले उनके दिमाग में ये चीज़ आई कि शायद से मिस्टर एंड्रू को किसी फॉरेनर ने या फिर किसी इमिग्रेंट ने मार दिया है। लेकिन इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए उन्हें कोई भी एविडेंस नहीं मिला, ना ब्लड स्टेन्स, ना फुटप्रिंट, ना ही कोई मर्डर वेपन। घर में सिर्फ 4 लोग थे, एबी, एंड्रू, मैगी और लिज़ी। एंड्रू और एबी का तो मर्डर हो गया था, तो घर में सिर्फ बचे मैगी और लिज़ी। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि लिज़ी की बड़ी बहन एमा इस समय कहाँ पे थी। सो एमा अपने कुछ दोस्तों से मिलने फेयर हेवन गई थी, और वो पिछले 7-8 दिनों से वहीं थी। मर्डर के बाद उसे एक चिट्ठी भेजी गई थी, तब उसे पता चला कि उसके पेरेंट्स की मौत हो गई है, तो वो पुलिस के सस्पेक्ट लिस्ट से ऑलरेडी हट चुकी थी। मैगी का जो स्टेटमेंट था वो हर पुलिस इंटेरोगेशन में सेम ही था, लेकिन लिज़ी के हर एक स्टेटमेंट हर बार और उसका बिहेवियर हर बार चेंज हो रहा था। जब भी पुलिस उससे कुछ पूछती, लिज़ी कुछ ना कुछ नई कहानी बताती, या फिर जो भी उसके पास चीज़ें थी वो नए तरीके से बताती थी, जिसकी वजह से पूरा शक अब लिज़ी पर ही था। पहले बात कर लेते हैं लिज़ी के बिहेवियर के बारे में। क्राइम के तुरंत बाद जब पुलिस उससे बात कर रही थी तो लिज़ी एकदम काम एंड कंपोज थी। यूजुअली क्राइम के बाद लोग हड़बड़ाते हैं, शॉक में होते हैं, लेकिन लिज़ी एकदम काम थी। वो पुलिस के हर एक सवाल का जवाब दे रही थी। इतना ही नहीं, जब एक पुलिस वाले ने उससे क्वेश्चन करते वक्त मिस बोर्डन को गलती से लिज़ी की माँ कहकर एड्रेस किया, तब तुरंत लिज़ी ने पुलिस वाले को करेक्ट किया, ये कहकर कि वो मेरी मॉम नहीं, मेरी मॉम मर चुकी है, मिस बॉर्डन मेरी स्टेप मदर हैं। इतने बड़े हादसे के बाद कोई भी इंसान खूनी को ढूंढने पे फोकस होता है, पुलिस को सारी डिटेल्स देने पर फोकस रहता है, ना कि इतनी छोटी सी बात पर कि वो मेरी बायोलॉजिकल मदर है या नहीं। और तो और पूरी पुलिस इंक्वायरी में लिज़ी की आंख से एक भी आंसू नहीं आया था। सो दिस डज टेक समथिंग इन योर हेड, बट अगेन दिस इज नॉट एविडेंशियल। सो अब बात करते हैं लिज़ी के बिहेवियर की और उसके इनकंसिस्टेंट जो भी उसने स्टेटमेंट दिए थे पुलिस को, उनके बारे में। लिज़ी के अकॉर्डिंग मर्डर के वक्त वो बान में ही थी, लेकिन जब पुलिस ने बान चेक करा तो वहां लिज़ी के फुटप्रिंट्स के निशान नहीं थे। लिज़ी ने यह भी कहा था कि वो बान में करीब 20 मिनट तक थी, लेकिन उस महीने इतनी गर्मी में बान में 5 मिनट तक रुकना भी मुश्किल था।
4 अगस्त की रात एलिस लिजी के साथ बॉर्डन हाउस में ही सो गई थी ताकि लिजी को घबराहट ना हो एंड एक सपोर्ट रहे उसके लिए। उस रात एक पुलिस घर को गार्ड कर रहा था। गार्ड करते वक्त उस पुलिस वाले ने देखा कि अंधेरी रात में लिजी बेसमेंट में जा रही थी। टाउन के एक मेडिकल स्टोर के एम्प्लॉय ने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि मर्डर के एक दिन पहले लिजी स्टोर पर आई थी और प्रूसिक एसिड जो कि साइनाइड है वो मांग रही थी, पर क्योंकि ये एसिड सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन से ही मिल सकता है तो मेडिकल एम्प्लॉय ने उसे ये एसिड देने से मना कर दिया था। पुलिस की ये थ्योरी थी ये सब कुछ आने के बाद कि लिजी अपने पेरेंट्स को साइनाइड देकर, उनके फूड में साइनाइड देकर मारना चाह रही थी, लेकिन क्योंकि उसको ये एसिड मिला नहीं, उसके हाथ में मिला नहीं, तो फिर तब उसने एक्स का यूज़ करके अपने पेरेंट्स का खून कर दिया था। 9 अगस्त को इनक्वेस्ट रखा गया था। इनक्वेस्ट मतलब कि एक छोटे से लेवल का इंटेरोगेशन, जिससे कि बेसिकली ये डिसाइड होता है कि हत्या किसने की थी, जिसमें सारे के सारे स्टेटमेंट दिए जाते हैं, सारे के सारे एविडेंसेस रखे जाते हैं और इनक्वेस्ट का जो भी फिर कंक्लूजन होता है वो कोर्ट में पेश किया जाता है। इनक्वेस्ट में लिजी बार बार अपने स्टेटमेंट चेंज कर रही थी, बहुत ईजी सवालों के जवाब भी नहीं दे पा रही थी और 2-2 मिनट में खुद को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रही थी वो। फॉर एग्जाम्पल, जब उससे पूछा गया कि वो मर्डर के वक्त मतलब 10 से 11 बजे के बीच में कहाँ थी, तो उसने पहले कहा कि वो बान में थी और फिर उसने कहा कि वो डाइनिंग रूम में ही थी और फिर बाद में उसने कहा कि वो तो किचन में बैठी हुई थी। एक बार वो कहती कि उसने बान में सिर्फ फिशिंग हुक्स ढूंढे, फिर वो कहती कि उसने वहाँ पेयर भी खाए थे। सो लिजी कुछ ज़्यादा ही कंफ्यूज थी अपनी स्टेटमेंट्स को लेकर। ब्रिजिट सुलेवान AKA मैगी को भी कटघरे में बुलाया गया था और उसने ये कहा था कि लिजी ने उससे कहा था दैट मिस बॉर्डन अपने बीमार दोस्त से मिलने गई थी, लेकिन पुलिस को वो चिट्ठी नहीं मिली जिसमें मिस बॉर्डन के फ्रेंड का ये संदेशा आया था और पूछताछ करने पर ना ही किसी ऐसे दोस्त के बारे में उन्हें पता चला जो कि बीमार था और मिस बॉर्डन से कनेक्टेड था। मैगी ने यह भी कहा था कि लिजी ने उस दिन ब्लू कलर का ड्रेस पहना था और एक क्रूशल स्टेटमेंट जो मैगी ने बोला था वो ये, मैगी ने मर्डर के 2-3 दिन पहले ही जमा किए हुए सारे सैनिटरी पैड्स खुद से ही धोए थे। तो अगर मैगी की ये वाली स्टेटमेंट सच थी तो लिजी ने जो पुलिस वाले को बताया था कि नीचे जो बकेट में खून वाले पैड्स थे या फिर खून वाला जो कपड़ा था वो उसके पैड्स थे, वो सब कुछ झूठ था। एलिस से भी कोर्ट में पूछताछ हुई और उसने बताया कि मर्डर के 2 दिन बाद उसने लिजी को गैस स्टोव पे एक ब्लू ड्रेस जलाते हुए देखा था और जब उसने लिजी से पूछा कि ये ड्रेस क्यों जला रही हो तुम, तब लिजी ने कहा कि उसके ऊपर पेंट लग गया है इसीलिए मैं इसे जला रही हूँ। पुलिस को पूरा यकीन था कि लिजी ने ही ये खून किया है। सो इसीलिए लिजी गॉट अरेस्टेड ऑन 11 अगस्त और जून 1893 को उसका ट्रायल शुरू हुआ। लिजी एक बहुत ही ज़्यादा फेमस, एक बहुत ही ज़्यादा वेल्दी फैमिली को बिलोंग करती थी और उसके पास इतना पैसा था कि वो बहुत ही ज़्यादा फेमस से फेमस लॉयर को भी अपने लिए काम करवा सकती थी। तो इसीलिए लिजी ने अपने लिए सबसे ज़्यादा स्मार्ट लॉयर की टीम चुनी। उन लॉयर्स ने लिजी को ऐसे ड्रेसअप करा, उसका पूरा का पूरा हुलिया ऐसे बदल दिया था कि जैसे वो बहुत ही ज़्यादा मॉडेस्ट लगे, बहुत ही ज़्यादा बेचारी सी लगे। लिजी कोर्ट में फुल ब्लैक ड्रेस पहनती थी विद अ कोर्सेट, एक हाथ में बोके और दूसरे हाथ में उसके फैन होता था। उन्होंने ये भी पॉइंट रखा था कि पुलिस के पास कोई मर्डर वेपन नहीं था या कोई आई विटनेस नहीं था जिसने लिजी को मर्डर करते हुए देखा हो। लिजी पहले कम्युनिटी सर्विस भी करती थी और वो संडे को इमिग्रेंट बच्चों को भी पढ़ाती थी, जिसकी वजह से उसका इनोसेंट और एक अच्छा इमेज पोर्ट्रे हो रहा था, जिसका फ़ायदा लॉयर्स ने बड़े आसानी से उठाया था। उन्होंने कोर्ट में यह कहा कि जो इंसान अपनी कम्युनिटी के लिए इतना सब कुछ कर सकता है फ्री में, जो इंसान इतना केयरिंग हो सकता है, जो इंसान दूसरे बच्चों की मदद कर सकता है, वो भला अपने पेरेंट्स को कैसे मारेगा। और कोर्ट में एक समय पर एंड्रू और एबी के स्कल्स भी लाए गए थे दिखाने के लिए, जिसे देखकर लिजी बेहोश हो गई थी। तो लॉयर्स ने उसके बेहोश होने को भी यूज कर लिया कि अगर उसने ही अपने पेरेंट्स को मारा होता तो वो अभी ऐसे बेहोश नहीं होती। दे ऑल्सो सेड दिस थिंग कि ये तो सिर्फ स्कल देखने पे बेहोश हो गई थी, जो ये इतनी ज़्यादा नाजुक है, तो सोचो अगर उसके सामने खून होता तो तब क्या होता उसके साथ। एज अ साइड उसके लॉयर्स बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट थे। प्रोसिक्यूटर्स के पास और कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं था। उनका मेन फोकस ही ये था कि क्राइम का मोटिव क्या है, और उनके अकॉर्डिंग लिजी का मोटिव था सिर्फ पैसा। उसे अपने पापा के पैसे चाहिए थे क्योंकि उसे अपने कजन जैसी एक लैविश लाइफस्टाइल चाहिए थी। इसी वजह से उसने पहले एबी को मारा और फिर एंड्रयू को, ताकि एंड्रयू की प्रॉपर्टी एबी को इनहेरिट ना हो सके। एंड्रयू अगर एबी के बाद में मरता तो एंड्रयू की प्रॉपर्टी उसके बच्चों को दी जाती, विच मेंट लिजी
और एमा को। लिजी के लॉयर्स बहुत ज़्यादा स्मार्ट थे, लेकिन वो फिर भी हार जाती अनटिल उन्होंने लास्ट में एक बहुत ज़्यादा खतरनाक मूव प्ले कर दिया, एंड दैट मूव वाज वुमेन कार्ड। अभी हंसी आ रही होगी तुम्हें, लेकिन सच में लिजी के लॉयर्स ने बेसिकली ये बोला कोर्ट में कि जिस बेरहमी से, सबसे पहली बात तो 2 लोगों को मारा गया, लेकिन जिस बेरहमी से उन्हें मारा गया, 18 बार 17 बार एक्स से ऐसे मारा गया, ये क्राइम एक औरत कर ही नहीं सकती है, स्पेशली एक ऐसी औरत जो कि स्कल देख के ही बेहोश हो जाए, विच नाउ वी नो कि इट्स नॉट ट्रू। औरत हो या फिर आदमी हो, कोई भी कैसा भी क्राइम कर सकता है कभी भी, लेकिन एज अ सेड इट वॉज अ डिफरेंट टाइम बैक देन, तो इट काइंड ऑफ हेल्प लिजी ऑल्सो। और उस समय पर विक्टोरियन औरतों को बहुत ही ज़्यादा नाजुक और मर्दों के मुकाबले वीक माना जाता था, तो इतने बार हमला करना इन अ स्पैन ऑफ एन आवर, उनके हिसाब से ये लिजी जैसे 5 फुट 3 इंच की औरत के बस की बात ही नहीं थी। लिजी के सपोर्ट में उसके रिच कम्युनिटी के लोग भी थे, और वो ये नहीं चाहते थे कि उनके कम्युनिटी के इंसान को सरेआम सज़ा मिले, वो भी इमिग्रेंट्स के देखते हुए। सो ऑन जुलाई 20, 1893 लिजी को नॉट गिल्टी घोषित कर दिया गया। ये केस बहुत फेमस हो गया था उस समय पर, नॉट ओनली बिकॉज कि ये उस टाइम का सबसे अनोखा केस था, पर ऑल्सो क्योंकि ये सोसाइटी के अपर क्लास की फैमिली का एक केस था और सस्पेक्ट थी एक विक्टोरियन वुमेन। लेकिन अगर यहीं पे जेंडर्स रिवर्स हो जाते और ये एक लोअर क्लास की फैमिली का केस होता, तो आई डोंट थिंक इसको इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलती जितनी लिजी बॉर्डन केस को मिली है एक्चुअली। केस में जीतने के बाद एमा और लिजी ने मैसाचुसेट्स के पॉश इलाके में द हिल में एक मेंशन खरीदा। वहाँ जाके लिजी हमेशा से रहना चाहती थी। इस मेंशन में रहने वाले थे सिर्फ 2 लोग, लेकिन मेंशन में टोटल 14 बेडरूम थे, और एक नहीं बहुत सारे नौकर थे यहाँ पर। हर एक रूम एकदम महंगे फर्नीचर से सजा हुआ था, और अब फाइनली लिजी अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर रही थी। वो एक्सपेंसिव कपड़े पहनती, वो पार्टीज में जाती, वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने लगी थी। अब उसे थिएटर्स और प्लेस का बड़ा शौक था। उसकी एक दोस्त भी थी जिसका नाम था नैन्सी ओनील। ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए थे, इतने अच्छे कि लिजी ने नैन्सी और उसके दोस्तों के लिए अपने मेंशन में पार्टी भी रखी थी। तो लिजी वॉज हैविंग फन, लेकिन एमा को, उसकी बड़ी बहन को, लिजी का ये नया जीने का अंदाज पसंद नहीं आ रहा था। और इस पार्टी के दिन, जिस दिन लिजी ने अपनी दोस्त के लिए पार्टी रखी थी, उस दिन एमा और लिजी के बीच में एक बहुत ही बड़ा झगड़ा हो गया, जिसके बाद से एमा ने ये वाला घर छोड़ दिया। उस दिन के बाद से एमा और लिजी फिर कभी नहीं मिले, लेकिन लिजी को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था। शी इनहेरिटेड अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ लैंड फ्रॉम हर डैड, एंड दैट वाज ऑल शी केयर्ड अबाउट। कोर्ट के फैसले के हिसाब से लिजी वाज इनोसेंट, लेकिन पूरे टाउन को पता था कि लिजी ने क्या करा है, और इसी वजह से पूरे शहर के लोगों ने उससे बात करना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। अब वो अगर सड़कों पे चलती तो लोग उसे घूरते, उसके पीठ पीछे बातें करते, पेरेंट्स अपने बच्चों को उससे बात करने के लिए मना करते, और आस पड़ोस के बच्चे उसके घर पे आकर अंडे फेंकते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। लिजी ने ऑफिशियली अपना नाम लिजी से एलिजाबेथ भी चेंज कर दिया था, ये सोच के कि शायद नाम बदलने से लोग उसे उसके क्राइम से एसोसिएट नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लिजी तो अपनी लैविश लाइफस्टाइल जीने में बिजी थी, सो आई डोंट नो कि उसे लोगों के ओपिनियन से कितना ज़्यादा फर्क पड़ता था, या फिर एट ऑल फर्क भी पड़ता था या नहीं। ऑल्सो वन मोर थिंग ओवर हियर, एलिजिडली फॉल रिवर में सबसे पहली महंगी गाड़ी लिजी बॉर्डन नहीं खरीदी थी। आई कैन नॉट फैक्ट चेक दैट, बट या इफ़ यू नो अबाउट दिस थिंग कॉमेंट डाउन बिलो। और हर शाम को अपनी इस गाड़ी में टाउन के चक्कर लगाती थी, खिड़की नीचे करके नज़ारे देखती थी। उन लोगों को देखती थी वो जो लोग उसके ऊपर बातें बनाते थे। तो लिजी ने अपनी पूरी लाइफ बहुत ही ज़्यादा मज़े में, अकेले लेकिन बहुत ही ज़्यादा मज़े में जी। ऑन 1 जून 1927 लिजी की निमोनिया के कारण डेथ हो गई। वो 66 साल की थी तब, और लिजी के मरने के 9 दिन बाद ही एमा की भी डेथ हो गई थी ड्यू टू हर किडनी प्रॉब्लम्स। एमा एक नर्सिंग होम में रह रही थी। लिजी की विल के अकॉर्डिंग उसके इनहेरिटेंस का ज़्यादातर हिस्सा एनिमल रेस्क्यू के लिए रखा गया था, और कुछ पैसे उसके पापा एंड्रयू की ग्रेव की देखभाल के लिए रखे गए थे, और उसकी क्लोज फैमिली और फ्रेंड्स को भी थोड़े बहुत पैसे दिए गए थे। जिस दिन लिजी का फ्यूनरल था, उस दिन वहाँ पे एक भी इंसान नहीं आया था लिजी के लिए। शी हैड एवरीथिंग, घर से लेके हर एक चीज़ थी उसके पास, जैसे तो मैं बता ही दिया मैंने अभी तक, लेकिन उसके पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं थी। फिजिकली
someone being there for her. और ये चीज़ कंटिन्यू हुई उसकी मौत तक। वहाँ सच में एक भी आदमी नहीं आया था। Now going back to Emma, एमा ने कोर्ट में जितनी भी स्टेटमेंट्स दी थी वो सारे के सारे लिजी के फेवर में थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी लिजी पर शक नहीं होने दिया था, क्योंकि उसने अपनी बर्थ मॉम सैरा से प्रॉमिस करा था कि वो हमेशा लिजी का ध्यान रखेगी। और शायद इसीलिए ही एमा ने भी अपनी स्टेटमेंट्स चेंज करी थी ताकि वो अपने मॉम से करा हुआ वादा पूरा कर सके। बॉर्डन्स की जो मेड थी मैगी, उसने भी हमेशा कोर्ट में भी लिजी का साथ ही दिया था। उसने हमेशा यही कहा कि एमा, लिजी और एंड्रू सर के बीच में हमेशा अच्छे ही रिलेशन थे। मैगी ने यहाँ तक ये भी कहा था कि जब एबी घर में आई थी सो दे वेलकम्ड हर, जबकि पूरे टाउन को ये चीज़ पता थी कि कितना ज़्यादा वो नफरत करते थे अपनी स्टेप मॉम से। पर मरने से पहले मैगी ने अपने एक दोस्त से कन्फेस किया था कि उसने लिजी को बचाने के लिए पूरे कोर्ट में अपनी स्टेटमेंट चेंज कर दी थी और उसने बेसिकली कोर्ट में हर एक चीज़ सिर्फ लिजी को बचाने के लिए झूठ बोली थी। इस बात पर कोई शक नहीं है कि लिजी ने ही अपने पेरेंट्स की हत्या की थी। सब एविडेंस थे, बस पुलिस ने अपना काम ठीक से नहीं करा और स्टेरियोटाइप्स, क्लासिज्म और सोशल स्टेटस के चलते हुए एक कल्प्रिट को सजा नहीं मिली। लेकिन आई थिंक लिजी को अपनी असली सजा मिल चुकी थी। शी लिटरली हैड एवरीथिंग बट शी कुड नॉट मैरी एनीवन। लोग उससे बात नहीं करते थे। शी वॉज आउटकास्ट एंड शी डिड नॉट हैव एनीवन इन हर लाइफ। यहाँ तक कि उसकी अपनी बहन भी उसे छोड़ के चली गई थी। शी वॉज जस्ट अ लोनर विद अ लॉट ऑफ मनी। बॉर्डन फैमिली का हाउस जहाँ मर्डर हुआ था वो अब एक ब्रेकफास्ट प्लेस एंड होटल बन गया है, जहाँ लोग आके देख सकते हैं कि बॉर्डन्स उस घर में कैसे रहते होंगे। सारी चीज़ें, सारा फर्नीचर, कर्टन्स, वॉलपेपर सभी वैसे के वैसे ही प्रिजर्व करके रखे गए हैं। बहुत सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स भी यहाँ आते हैं लिजी के स्पिरिट से कांटेक्ट करने के लिए, ये पता लगाने के लिए कि उस दिन आखिर क्या हुआ। And I don't know how to feel about that thing. If you ask me, this case is actually really interesting क्योंकि इतने सारे साल हो चुके हैं इस केस को, फिर भी this is very fascinating to me. लिजी ने कैसे क्राइम कमिट करा होगा, क्या उसके दिमाग में चल रहा होगा, क्यों उसने भले ऐसी चीज़ें करी होगी, क्या मैगी और एमा को भी पहले से पता होगा इसके बारे में कि लिजी क्या करने वाली है, और वर दे एक्चुअली क्लूलेस। ये सारे सवाल के जवाब तो हमें कभी भी नहीं मिलेंगे बिकॉज everyone involved in this case has died. पर अगर तुम लोग के कोई speculations हैं then you can tell me about those things. और with that, Lizzie Borden का केस अभी के लिए यहीं पे समाप्त होता है। One thing before you go, I want to apologize for this video. I am not well today. Seriously, I am not well today and I am sleep deprived. So maybe मैं ढंग से नहीं बोल पा रहा हूँ और मे बी दिस वीडियो वॉज नॉट कन्वेड टू यू प्रॉपरली। तो अगर तुम लोग को ये केस समझ नहीं आया तो मैं जनरली माफ़ी चाहता हूँ। आई नेवर वांट टू पुट आउट बैड कंटेंट, पर मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी तबीयत खराब है। सो इफ़ यू डिड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, आई एम सॉरी, but hopefully next video will be better. But with that petty apology aside, I hope that you guys are happy. I hope that you guys are healthy. Please keep your loved ones very close to you guys, and I will see you next week or next time. Bye bye.